नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दो पत्नियों के बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर हम दो से अधिक पत्नियों के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए, कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर लिया जाता है, शादी कर ली जाती है और उसके बाद में उन पत्नियों से उनको अलग अलग बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के बीच में उस व्यक्ति की संपत्ति का किस प्रकार से बंटवारा होगा, इस बात को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। क्योंकि दर्शकों, मैंने देखा है कि हमारे वीडियो को कई लोग देखते हैं लेकिन लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दें, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी रोचक होने वाला है और आपको एक एक बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं कि यह एक व्यक्ति है। ठीक है, यह एक व्यक्ति है और इसके नाम पर यह 10 बीघा जमीन जो है यह स्वअर्जित संपत्ति है। ठीक है, 10 बीघा जमीन स्वअर्जित संपत्ति है और 12 बीघा जमीन जो है वह इसकी पैतृक संपत्ति है। ठीक है, अब इसके पास में इतनी संपत्ति है, अर्थात लगभग 22 बीघा जमीन इसके पास में है, जिसमें से 10 बीघा जो है वह स्वअर्जित है और 12 बीघा जो है वह पैतृक संपत्ति है। अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह पहले इस महिला से शादी करता है। ठीक है, इस महिला से विधिवत विवाह करता है और विवाह करने के बाद में इसको एक यह पुत्र और एक ये पुत्री होती है। ठीक है, इस पति से इस पत्नी को, पहली वाली पत्नी को यह एक पुत्र, यह एक और पुत्र और यह एक पुत्री, इस प्रकार इसको 3 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि यह पत्नी जो है यह रहती ही है, अर्थात यह जीवित ही रहती है और यह क्या करता है, इस एक और महिला से विवाह कर लेता है और इस दूसरी महिला से इसको यह एक पुत्र और यह एक पुत्री हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए कि यदि यह व्यक्ति जीवित है, ठीक है, यह व्यक्ति जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की जो पैतृक संपत्ति है ना, यह पैतृक संपत्ति जो है, इस पैतृक संपत्ति में इन 5 पुत्र पुत्रियों का, ठीक है ना, ये 5 पुत्र पुत्री जो है, इन 5 पुत्र पुत्री का इस पैतृक संपत्ति में हिस्सा रहेगा। किसमें? ये 12 बीघा जमीन जो है ये इसके जीवन काल में ही, है ना, इसके जीवन काल में ही इन 5 पुत्र पुत्री का इस संपत्ति में हिस्सा रहेगा। लेकिन देखिए, ये जो स्वअर्जित संपत्ति है, ठीक है ना, ये स्वअर्जित संपत्ति जो है 10 बीघा है ना, यह व्यक्ति जो है इसके जीवन काल में इनमें से किसी भी पुत्र पुत्री को या तो वसीयत के माध्यम से दे सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से या बंटवारे के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस व्यक्ति के जीवन काल में इन लोगों की जो पैतृक संपत्ति है ना, इन लोगों की पैतृक संपत्ति है और इसकी भी पैतृक संपत्ति है। उस पैतृक संपत्ति में जैसे ये लोग जन्म लेते जाते हैं वैसे वैसे इस व्यक्ति का जो हिस्सा है वह कम होता जाता है और इन सभी लोगों में बराबर बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विवाद तब उत्पन्न होता है कि जब यह व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यह व्यक्ति जो है अपने पीछे यह एक पत्नी और यह दूसरी पत्नी और इन 5 पुत्र पुत्रियों को छोड़कर मर जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होगा। ठीक है, यदि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित संपत्ति को कहीं ठिकाने लगा दिया है, अर्थात अगर इस व्यक्ति ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति जो है, स्वअर्जित से मतलब होता है कि इसके स्वयं के द्वारा कमाए हुए धन से प्राप्त की गई संपत्ति, ठीक है, अगर उस संपत्ति को इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को दे दिया है, ठीक है, तो उसके संबंध में इसकी मृत्यु के पश्चात उस स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में कोई दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इस स्वअर्जित संपत्ति को और पैतृक संपत्ति को किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे इसकी यह पहली पत्नी जीवित है और यह दूसरी पत्नी जीवित है और ये 5 पुत्र पुत्री है,
तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में इस संपत्ति पर, है ना, ये जो टोटल संपत्ति है, इस संपत्ति पर पहले तो इस पत्नी का और इस पत्नी के साथ में इन सभी बच्चों का नाम दर्ज होगा। ठीक है, इस संपत्ति पर क्या होगा कि पहली पत्नी और सभी पुत्र पुत्रियों का जो है नाम दर्ज किया जाएगा और इस संपत्ति में से इन सब का समान हिस्सा रहेगा। इस पत्नी को इस संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पहली पत्नी के जीवित रहते हुए इस दूसरी पत्नी ने इस पुरुष से विवाह किया था, इसलिए हिंदू विधि के अनुसार जब पहली पत्नी जीवित है और उससे कोई तलाक नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को विवाह करने का अधिकार नहीं रहता है और दूसरी पत्नी जो है वह वेद व्याता पत्नी नहीं कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न है कि दूसरी पत्नी जब वेद व्याता पत्नी नहीं है तो क्या उनके जो बच्चे हैं वे वेद बच्चे कहलाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल। इस संबंध में जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 जो है उसमें स्पष्ट आया है कि कोई भी पुरुष यदि अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर मर जाता है, चाहे उसमें वे बच्चे वेद पत्नी से उत्पन्न हुए हों या पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरी पत्नी से विवाह किया है और उस दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पत्नी है वह जो है वेद व्याता पत्नी नहीं कहलाएगी, लेकिन उसके पुत्र पुत्री जो है वे वेद वारिस कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो है, यह जो 22 बीघा जमीन जो है, इस 22 बीघा जमीन में 1/6 हिस्सा होगा। पहला हिस्सा इस पत्नी का, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका और छठा इसका। तो इस प्रकार से यदि कोई पुरुष जो है वह एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है और पहले वाली पत्नी से तलाक नहीं लेता है और बाद में बिना तलाक के दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाली पत्नियों से उत्पन्न संतानों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन बाद वाली पत्नी को किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बात और समझ लेनी चाहिए कि यदि पहली पत्नी जो है इसकी मृत्यु हो गई है और उससे पुत्र पुत्री है और इसकी मृत्यु के बाद में यदि यह पुरुष जो है यह दूसरी महिला से विवाह करता है और उससे भी यदि उसको पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थिति है वह परिवर्तित हो जाएगी और दूसरी पत्नी जो है उसको और उसके पुत्र पुत्रियों को तथा पहली पत्नी के पुत्र पुत्रियों को इस संपत्ति में बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।